हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, आज ये ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। और आज हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब कि एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। किस किस टॉपिक को कवर करना है, एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे हल्का फुल्का ओवरव्यू, सारे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका वेल एक्सप्लेनेशन विथ डेफिनेशन। इसके बाद वाले वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें जो किताबी की चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ समझने के लिए होगा। आज ये वीडियो में अगर समझ में आ जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें जो लिखनी है या फिर जो भी डेफिनेशन है उसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आज इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप के कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दें। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले जो हमें रीड करना है, जो सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन के चैप्टर में, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहला टॉपिक तो ग्रेविटेशन के बारे में आता है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद से देखो हमें क्या पढ़ना रहता है कि हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके हमें स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम डेफिनेशन से देखेंगे, मास का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद से हम वेट का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है ना, इतनी चीज़ें कवर होंगी। उसके बाद से आपको पता चलेगा प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है, इसका भी हल्का सा ओवरव्यू अगर टाइम मिला तो हम आपको बता देंगे। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। उसके बाद से बायोएनसी है। ठीक है, बायोएनसी के बारे में भी आपको इसी टॉपिक में इसी चैप्टर में पढ़ना है, ग्रेविटेशन में ही है। और बायोएनसी के बाद से इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। और वो भी आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है कि कवर करना है। और एक छोटी सी और चीज़ हो जाएगी, जिससे कि फ्लूइड प्रेशर के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी भी टॉपिक में है आपके, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। आज सिर्फ हम क्या करेंगे कि सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, इसका डेफिनेशंस वगैरह के बारे में उतने बात नहीं करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है और इसमें क्या क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक टाइप का ये फोर्स होता है जो क्या करता है कि अर्थ को, ठीक है, जो पृथ्वी पे है, अगर हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो अर्थ क्या करती है कि अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये क्या अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये क्या करता है कि अपने नियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी भी बॉडी को अपनी तरफ ये खींचने की कोशिश करता है। तो यही सेम फिनोमेना वर्क करता है कि हम पृथ्वी पे क्यों खड़े हो पाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है और हम इससे बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा एक फिनोमेना है, आपको समझ लेना चाहिए कि ग्रेविटेशन की ही वजह से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या नहीं होता, अर्थ पे हम खड़े नहीं हो पाते। दूसरी चीज़, अर्थ पे जो ये इन्वायरमेंट है, जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो, ये भी नहीं होता। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ पे है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं, अपना एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं। और उसको छोटा सा क्या कहते हैं उसको कि जो भी इसमें फॉर्मूले वगैरह एक बार उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अभी जो स्टार्ट करने हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। और इसमें जैसे ही मैं आपको ये शुरू करूँगा, ठीक है, तो आप क्या करना कि आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रोपोर्शनल जो भी समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती के कुछ नियम से जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखे हैं, जो भी पुराने वाले वीडियो में सारा कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पहले वो पुराने वाले वीडियोज़ को एक बार देख लें, सारा कुछ एक बार अगर रिविजन कर लेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी पार्टिकल, हम पहले बात करते हैं, कोई भी पार्टिकल है, किसी भी कोई बॉडी है जिसका मास क्या है कि m है। ठीक है, इसका मास क्या है, m1 है। m1 हम इसका ले लेते हैं, मास कितना है इसका, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ऊपर की साइड में
m1 है, ठीक है, और इसका ये सेंटर है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक और पार्टिकल है, एक और बॉडी है जिसका मास कितना है, m2 है, और उसका सेंटर ये है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के सेंटर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे हमें क्या करना है, मिला देना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में ये जो दो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं m1 और m2, इनका मास है m1 m2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ये नेचुरल फोर्स होता है, वो कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम देखो कि इसके बीच में हम बात करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हम उसको कितना ले लेते हैं कि स्मॉल r, हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट लिया, पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m2 kg है, m1 kg m2 kg, ठीक है, kg में। डिस्टेंस r जो है ये किस में है, मीटर में हम इसको मेजर करेंगे, ये कितना है, मीटर में है। हमें क्या फाइंड करना है कि ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो m1 पार्टिकल है या m1 जो बॉडी है, ये क्या करेगा कि m2 को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये एक फोर्स लगाएगा m2 की तरफ और अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। और सेम अमाउंट में, जैसे कि आपने एक्शन रिएक्शन का लॉ मैंने आपको बता रखा है, तो सेम अमाउंट में सेम फोर्स क्या करेगा कि m2 भी क्या करेगा कि m1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फोर्स F होगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल अमाउंट में ये जो फोर्स होंगे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, मे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो फोर्स है किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे कि ये फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो पहली चीज़ है जिस पे ये डिपेंड करता है वो ये है कि ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि m1 और m2 के जो इनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मतलब कि इनका जो गुणा है या फिर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके ये समानुपाती होता है या फिर क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा चीज़ किस पे ये डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ ये किस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है, 1 आप r स्क्वायर कर लो, उनके बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, या ठीक है, या फिर वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, दो चीज़ आपको समझनी चाहिए। दो चीज़ मैंने आपको क्या क्या बताया, पहला ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, m1 और m2 के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, पहला चीज़। दूसरा इसके क्या होता है, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है आप उसको रिवर्स कर दो और उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। या फिर आप इस कर लो कि ये क्या होता है, जो फोर्स होता है ये r स्क्वायर या उनके डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप शब्दों पे ध्यान देना, वर्ग के डिस्टेंस, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या समझते हैं कि इन दोनों को हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, या फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे कि मिला देंगे। मिलाने के बाद से हमें क्या मिलेगा कि F जो फोर्स होगा किसके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है इसके वर्ग के, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि जब हम प्रोपोर्शनल है या फिर जो समानुपाती है इसका जब हम साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक आपको बहुत ही एक बेहतरीन सा एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हमेशा कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी चीज़ें आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो ये जो है यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या फिर आप इस ये जो फोर्स होगा जो उन दो पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करेगा, ठीक है। किसमें m1 और m2 के बीच में यही फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि g की वैल्यू को हमें फाइंड कैसे करना है। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं चीज़ों को फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है,
ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। इसकी कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने बाय प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो उसको हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है 6.673, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए, इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब बात करें कि इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने यूनिट लिखा है, इसकी यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो यूनिट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा मैं एक फिनोमेना बताऊँगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फोर्स हमें पता था। फोर्स क्या है? फोर्स है आपका F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स को हम किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं। जी को हमें यूनिट फाइंड करनी है तो आप इसको एज इट इज रहने दो। मास को हम किस में लिखते हैं? केजी में लिखते हैं। इस मास को भी हम क्या लिखेंगे? केजी में लिखेंगे। और यहाँ पे जो आर है, जो डिस्टेंस मैंने आपको बता रखा था, अगर हम ऐसा यूनिट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू को फाइंड करें तो जी की वैल्यू कितना हो जाएगी? जी हो जाएगी अब न्यूटन। ठीक है, एम का आप यहाँ पे इस पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये जो केजी है केजी का स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो ये आपकी चीज़ें हो गई जो आपको क्या करना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ये हमारी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि यूनिट आ जाएगी कैपिटल जी की। ठीक है, यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? दो चीज़ें, ठीक है, याद क्या क्या रखना है आपको? जो मेमोराइज करना है, मेमोराइज करें मतलब आपको समझना है। समझना क्या है कि जो फोर्स इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगेंगे या फिर इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये पहला आपको याद रखना है। जो फोर्स होगा वो दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है, बाकी आप ये सारा खुद पर खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको क्या मैथमेटिकल प्रोसेस है, आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, या फिर आपको अगर एक दो बार कोशिश करोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको और यहाँ पे जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप इसको किसी तरीके से याद कर लो, या फिर हम इसके बारे में जब न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ हमें अपने आप ये चीज़ याद हो जाएगी, जब पता चल जाएगा। हमें इसको इसे भी रटने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जी की वैल्यू की एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपको याद रखना है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये यूनिट इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो केजी स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, कोई ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड हो गई। देखो अब हम एक्चुअल की बात करते हैं, मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि रियल वर्ल्ड में आते हैं। जो हमने m1 और m2 को कैलकुलेट किया था या फिर जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि अर्थ है। ठीक है, जैसे कि अर्थ है और अर्थ पे क्या, जैसे इतनी बड़ी हमने एक अर्थ ले लिया, ठीक है, ये हो गया अर्थ। ठीक है, और इसका मास हमने ले लिया कि कैपिटल एम है। ठीक है, ये अर्थ है, इसका मास कितना है? कैपिटल एम है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, कोई भी छोटा, जैसे कि आप ही हो या फिर कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास कितना हम ले लेते हैं? स्मॉल एम ले लेते हैं। ठीक है ना, इसका हम क्या लेते हैं? मास स्मॉल एम ले लेते हैं। अब क्या अर्थ क्या करेगा कि इस छोटे से पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो अर्थ क्या चाहेगी? उसको अपनी तरफ खींचना है, मतलब अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, और जो मास एम है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बाय द ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में क्या एक फोर्स एक्ट करेगा। वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा F इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, जो पहले पुराना फार्मूला हम लिख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई पार्टिकल्स के बीच की डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे m1 इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? स्मॉल m लेंगे, और m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा, जो कि क्या है? अर्थ का ये मास है। ठीक है, ये दो चीज़। अब इन दोनों चीज़ को भी हम क्या करेंगे, और जो ये डिस्टेंस है जो r स्क्वायर है, हम क्या करेंगे कि ये हम लेंगे अर्थ का रेडियस। ठीक है, अर्थ का रेडियस ले लेंगे। अर्थ के रेडियस से कंपैरिजन में आप देखोगे ये जो छोटी सी डिफरेंस है ये नेग्लेजिबल है, ये काउंटेबल नहीं होता है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थ के बीच में डिफरेंस कितना, आप स्मॉल r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? कैपिटल R लिख देंगे यहाँ पे, जो अर्थ का रेडियस है।
अब यहाँ पे जब हम मॉडिफाई करेंगे तो फार्मूला हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी एज ए फार्मूला, हमें ये चीज़ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आपकी अगर मास m है, ठीक है, और मास m क्या होगा कि नीचे की तरफ इसका, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा, इसका वेट एक्ट करेगा। ठीक है, इसका वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो मास का ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना होगा, जैसे कि ये है क्या, ये स्मॉल m है, ये मास है। ठीक है, ये मास क्या होगा, इसका जो मास है, इसके मास की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो डाउनवर्ड की तरफ कितना होगा, m, और जो g होगा मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। ठीक है, कौन सा, स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल g हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल g हम लिखेंगे, जो mg होता है, जो इसका वेट है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये एक फोर्स होगा, ये फोर्स, ठीक है, ये भी फोर्स होगा, mg क्या होता है, ये फोर्स होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप कैपिटल F देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, F की जगह हम क्या लिखेंगे, m इंटू जी लिखेंगे इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्मॉल m से क्या हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमें इक्वेशंस मिली है, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो स्मॉल g है, ठीक है, जो भी ये स्मॉल g है, ये किस किस पे डिपेंड करती है, तो पहला तो ये कैपिटल G पे डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आपकी कैपिटल G की वैल्यू होगी, जो हमें क्या हुई, ये पता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हमें पता है। उसके बाद से किस पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ क्या होगा, ये आपको थोड़ा मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये मास ऑफ अर्थ, ये हमें क्या है, नोन है, ये हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ इतना होता है। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थ का रेडियस है, और मास कितना, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये क्या होता है, अर्थ का मास होता है। तो ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस में पुट करते हैं इसको, तो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू कितना करेंगे, मास। ठीक है, मास कितना है अर्थ का, 6 इंटू 10⁻24, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई, अब ये R की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका आपको याद रखना है, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो फॉर्मूला इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 10⁻24। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर आपको कैसे करना है, 6.4, ठीक है, इंटू 6.4 इससे लिखना है, और ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर वैल्यू 10⁻6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो ये 2 का क्या होता है, इसमें 6 में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या होता है, 10⁻12 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी मैथमेटिकली तो पता होनी चाहिए, उसके बाद ही इसे कर पाओगे। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई, इतना इतना ये होता है। ठीक है, अब देखो जो 10 की पावर जो 10 की पावर की जो वैल्यूज है, हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जब आप 10 की पावर 12 है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें इस तरीके से कि यहाँ पे अगर 10 की पावर मान लो कि 6 है, ठीक है, 10 की पावर क्या है, 6 है, जैसे 1/10⁻6 है। ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सेम होगी, बस जो पावर है वो उस पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, जब आप इसको 12 को ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ, यहाँ पे कर देना हमें -12 कर देंगे। ठीक है, जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे -12 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आप देखो कि यहाँ पे 10 की पावर -11 है, यहाँ पे 10 की पावर +24 है, और यहाँ पे कितना है, -12 है। ठीक है, इन सारों को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, पहले आप इस तरीके से ऐड करो 24
और माइनस हमें करना है 11, उसके बाद से हमें माइनस करना है 12, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे। तो पहले हम माइनस वालों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, उसके बाद से हम इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब 12 इसको जोड़ दो आप तो हो जाएगा 323, यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है, तो -23 और यहाँ पे कितना है 24 है, ठीक है। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें सिर्फ 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद से आपको जो जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी वो हैगी आपकी 9.8, जो यूनिट किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एज ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें चीज़ें जो थी जो हमें आपको जो समझाना था, ठीक है। एक बार से फिर से आप इसे अगर देखना चाहो तो वीडियो को आप रिपीट कर लेना। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मास। मास के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मास क्या होता है, कि मास के बारे में आप देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने मास माना था m1 m2, ठीक है। तो मास क्या होता है कि आप अगर अर्थ पे किसी भी कोई भी पार्टिकल है उसका अगर मास है, क्या अगर मास मान लेते हैं कि उसका कुछ केजी है, जैसे 2 kg है, ठीक है। मास कितना है, 2 kg। कहाँ पे है, इसका अर्थ पे है, ठीक है, अर्थ पे। अब हम इसे जब मून पे लेकर जाएंगे तो जैसे हम इसे मून पे लेकर गए तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, 2 kg रहेगा। या फिर आप इसको कहीं भी लेकर जाओ, किसी स्टार पे लेकर जाओ, यूनिवर्स में इसको कहीं भी लेकर जाओ तो इसका मास क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मास क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, मास एज इट इज ही रहता है, ठीक है। इसके सिमिलर हम बात करेंगे वेट क्या होता है। तो देखो वेट कैसे हम फाइंड करते हैं, तो वेट को फाइंड करने के लिए क्या होता है कि एफ फॉर्मूला F = m इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास में जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वो फोर्स आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो अगर मान लो कि कोई भी अर्थ पे, अगर हम अर्थ की बात करें, किसी भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल, उसका अगर 2 kg मास है, ठीक है, 2 kg नहीं, 2 kg कितना, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। 2 kg इंटू जब हम इस पर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो जाएगी न्यूटन में, उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। बट जब हम इसी को मून पे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वहाँ पे क्या, उसका 1/6 हो जाता है। तो मून पे जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी कि कम आ जाएगी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो उससे क्या हो जाएगा, कम आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा कि 19.6 न्यूटन मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा 19.6 न्यूटन से कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम आपको ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मून पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ कि जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका 1/6 क्या होता है कि मून पे होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू की जब इसे आप 6 से डिवाइड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 19.6 से आप 19.6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जितना न्यूटन आएगा उतना वेट क्या हो जाएगा, मून पे हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा कि घट जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि आप 10 kg के हो, ठीक है, या फिर आप हम मान लेते हैं कि आप 10 kg के हो और अगर आप मून पे गए तो वहाँ पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 4 kg के अप्रॉक्स हो जाएगा। इस तरीके से रेशियो में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। क्यों घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू से 1/6 है। तो इस तरीके से चीज़ वहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में है कि अगर मान लो कि जैसे कि आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आपको एक बताते हैं कि अगर कोई भी सैंड है इस तरीके से, ठीक, कोई भी सैंड है और इसमें क्या करो, आपकी एक ईंट लो, इस तरीके से खड़ा कर दो इसको, ठीक है, ये ईंट होगा इस तरीके से, और फिर आप इसको क्या करोगे, सैंड में इस तरीके धंसा दो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल में क्या देखोगे कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे होगा कि ये मान लेते हैं कि इतना, ये क्या होती है, आधा यहाँ पे धंस जाता है, ठीक है, ये ईंट क्या होगी, आधा धंस जाती है। बट अगर आप इसी ईंट को इस तरीके से अगर आप कर दो, इस तरीके से आप लिटा दो, उसके बाद से अगर आप इसे जब सैंड में धक्का देने की, जब दबाने की जब कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा ही दबेगा, ज़्यादा नहीं दबेगा, ठीक है। कोई सा भी मतलब कोई सा भी अपने फोर्स इस पे लगाया, यहाँ पे भी क्या लगाओगे आप, कोई फोर्स लगा के ही तो करोगे, यहाँ पे भी आपने कोई फोर्स ही लगाया है और यहाँ पे भी क्या करना है, आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो फोर्स है कि अगर आपने यहाँ पे जो फोर्स है ये क्या है कि सारे फोर्स देखो इक्वल है, सारे फोर्स इक्वल हैं, आपको फोर्स में किसी तरीके कोई चेंज नहीं करना है, समान फोर्स का इस्तेमाल करना है। तो आप देखोगे कि जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, इस तरीके से हम पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। दोनों कंडीशन में फोर्स कितना है, इक्वल है। यहाँ पे जो फोर्स का है वो फोर्स क्या कर रहा है कि इसको यहाँ तक धंसा दे रहा है, ज़्यादा धंस रहा है, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कम धंस रहा है। तो ये चीज़
क्यों कैसे कैसे आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक देखो नई चीज़ उभर के आती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या होता है कि अगर प्रेशर की हम बात करें, ठीक है, प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर जो ज़्यादा कब होगा, ठीक है, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप देखो कि आपने फोर्स तो इक्वल लगाया था, बट यहाँ का एरिया देखोगे तो ये एरिया क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ का एरिया क्या है कि कम है। जब एरिया कम है तो ये ईंट ज़्यादा धंस रही, मतलब कि जब आप उतने ही फोर्स में आप ईंट को ज़्यादा धंसा दे रहे हो, जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया आ रही है वो एरिया क्या है कि ज़्यादा हो जा रही है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि अब ईंट आपकी जो सैंड है उसमें ज़्यादा दब नहीं रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला तो फोर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो अगर आप प्रेशर है, ठीक है, जैसे कि आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये ईंट ज़्यादा अंदर जाएगी, और ये ईंट क्या हो जाएगी कि ये भी, मतलब कि अगर सेम अमाउंट में करोगे तो उतना ही अंदर ये भी जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ का सरफेस एरिया मान लो कि A1 है, यहाँ का सरफेस एरिया क्या है कि मान लो A2 है। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जब ज़्यादा धंस रहा है, इसका मतलब यहाँ का सरफेस एरिया क्या है कि कम है। अगर सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा धंस रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, आपके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कैसे, यूनिवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती। जब आपने एरिया को बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे एरिया हमने जब बढ़ा दिया तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर कम हुआ, जो भी फोर्स वो क्या होगा कि सेम अमाउंट में फोर्स, बट यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को क्या करो, आप दोनों इक्वेशंस को मिला दो। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रेशर है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, F/A के। ठीक है, अब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू F/A। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रेशर की हल्की सी आपकी डेफिनेशन, या फिर आपको मैंने ये लगभग पूरा ही मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, एक ओवरव्यू हो गया प्रेशर का, हम आपके इससे इसकी जो डेफिनेशन वगैरह वो सारा कुछ हम आपको देखेंगे एक बार और। बट यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लो कि जैसे ही आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, अगर प्रेशर को हम P से डिनोट करें, एरिया को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एरिया को बढ़ा दिया तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जैसे हमने एरिया को इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है, ये क्या इंक्रीज किया। जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सिमिलर वे में अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जैसे हमें प्रेशर अगर बढ़ाना है तो एरिया को हम क्या करेंगे, अगर हम घटा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ये कब फॉलो हो रही है, ये यहाँ पे एरिया हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी, और ये हमारी पहली कंडीशन में है। ठीक है, कैसे, एक बार और इस प्रेशर को हम समझते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में आप देखो यहाँ पे क्या है, एरिया को रेफरेंस लेकर आपको समझाते हैं कि यहाँ पे एरिया हमने क्या किया, बढ़ा दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया हमने क्या किया, बढ़ा दिया। जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो ये क्या होगा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो कांस्टेंट है, वही है, बट जो प्रेशर एक्ट करेगा इसके सरफेस पे वो क्या होगा, कम एक्ट करेगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, कम एक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो आप पेंट्रेशन देखोगे वो क्या है कि कम है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, हमने क्या किया, एरिया को घटा दिया। एरिया कैसे घटा है, हमने ईंट को खड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया देखोगे कि यहाँ पे एरिया क्या है, कम है, और इस पर जब आपने सेम अमाउंट में फोर्स लगाया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब आपको रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट देखना चाहोगे तो आप देखोगे घरों में जो कील का इस्तेमाल होता है। ठीक है, घरों में क्या होता है, जो कील का इस्तेमाल होता है कुछ वो इस तरीके से बना होता है, ऐसे कील बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है ना, इस तरह, मतलब यहाँ पे ये जो अब देखोगे कि नुकीला सा सेक्शन होता है, नुकीला सा पार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी भी तरीके का हैमरिंग करो या फिर किसी भी तरीके का फोर्स जब आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या, एरिया जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा कि ज़्यादा होगा, तो ये कील क्या हो जाएगी अपने आप, या फिर ज़्यादा तरीके से ज़्यादा ये अच्छे से अंदर, मतलब कहीं भी अगर आप इसे लगाना चाहते हो वो लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका वर्क होता है। ये हल्का सा आपको डेफिनेशन है प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, बट आपको देखो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि बायोंसी के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो हल्का सा हम इसको बता देते हैं आपको। देखो बायोंसी क्या होता है, ये क्या होता है ना कि फोर्स होता है। बायोंसी भी क्या होता है, फोर्स होता है।
कैसे कि अगर आप एक किसी भी तालाब में जब आप कूदोगे या फिर आप एक बर्तन ले लो पानी से भरो के और उसमें क्या करो कि आप कोई भी कुछ भी आप ले लो उसको डुबो, जब डुबोगे तो देखोगे कि आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जब आप एक अंदर प्रेशर लगाओगे तो वाटर क्या करता है कि उसी के अमाउंट में एक अपोजिट प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बर्तन है और यहाँ पे कोई सा भी एक पार्टिकल हम ले लेते हैं इस तरीके का कोई सा भी, और ऊपर से आप क्या करो इसको दबाओ, ठीक है, प्रेशर लगाओ, तो अब देखोगे यहाँ से भी एक कोई प्रेशर एक्ट करता है जो क्या करता है, अपोज करता है उस फोर्स का, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपको बायोंसी के बारे में हो गया। और उसके बाद से देखो हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, उसके बाद से रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, और उसके बाद से इसकी इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, जो भी थ्योरी के पार्ट हैं, ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो सारा का सारा हम क्या करेंगे उस वाले वीडियो में देखेंगे। तो मैं भी आपको 2 या 3 वीडियो में ये सारा फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और आप चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे तरीके से और अच्छे से, और इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे।